तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें हम समझेंगे मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट जो आयरन, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, उस चीज़, उस वस्तु का नाम मैग्नेट है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो जो वो वस्तु है, उस वस्तु के चारों तरफ वो जगह, जिस जगह के अंदर, जिस हिस्से में, चारों तरफ का वो हिस्सा या वो रीजन, वो एरिया जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट देख सकें, यानी मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सके, मैग्नेट के प्रभाव को देखा जा सके, तो मैग्नेट के चारों तरफ के उस हिस्से का नाम मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वास्तव में, या ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, या मैग्नेटिक फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्सेस होती है। कब? जब चार्जेस मोशन में है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ी, तो उसमें हम चार्जेस एट रेस्ट लेते थे, लेकिन इस समय अगर चार्जेस मोशन में है, तो मोशन के दौरान जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, उन फोर्सेस का रिजल्ट आपका मैग्नेटिक फिनोमिना। आई बात समझ में? तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा जब चार्जेस मोशन में होंगे। तो यानी अगर आपके पास एक मैग्नेट का टुकड़ा है, पीस है, तो कह सकते हैं आप कि हाँ, उस पीस के अंदर जो चार्जेस है वो मोशन में है, और उनका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मैग्नेट के तौर पे आपको नजर आ रहा है। तो जो मूविंग चार्जेस है, जैसे कि आप करंट बोल सकते हैं मूविंग चार्जेस को, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो करंट है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्जेस या करंट पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो दोनों चीज बातें आपको ध्यान रखनी है। चार्जेस मोशन में है तो करंट है, और करंट के कारण चारों तरफ क्या है? वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट के अराउंड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो अब, और करंट कैरिंग कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में से जा रहा है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरी मैग्नेट के कारण है, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है, ये कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शुरुआत से ये सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग ब्रांचेज हैं साइंस की, फिजिक्स की, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, कोई नाता नहीं। लेकिन 1802 की बात है, इटालियन जूरिस्ट थे जो 1802 में उन्होंने भी देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के कारण जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास है, वो डिफ्लेक्ट होती है, वो प्रभावित होती है। और उन्होंने ये बात पब्लिश करवाई थी लोकल न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो लोकल न्यूज़पेपर में, जिसको गैजेट डी ट्रेंटिनो नाम था इस लोकल न्यूज़पेपर का, तो इसके अंदर इन्होंने अपनी ये पब्लिश करवाई थी ये बात कि हाँ, करंट के कारण मैग्नेटिक नीडल प्रभावित होती है। लेकिन उस समय इस पे ध्यान नहीं दिया गया, लोकल न्यूज़पेपर था। बाद में 1820 में ऐसे ही बाय चांस जो हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड थे, फिजिसिस्ट, डेनिश फिजिसिस्ट, वो क्लास में लेक्चर दे रहे थे और डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। तो डेमो देने के दौरान जैसे ही बैटरी है, उनके पास वायर है, कंपास रखी हुई है, बाय चांस वो कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसे बैटरी और वायर की आवश्यकता किसी और एक्सपेरिमेंट के लिए थी, जो भी वो कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर एक कंपास भी रखी हुई थी, जो कि करंट कैरिंग जो वायर थी, जो बैटरी से कनेक्टेड थी, उसके पैरेलल ही रखी हुई थी, उसके पैरेलल थी बिल्कुल। क्या देखने को मिलता है? जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, और स्विच ऑन करते हैं, वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है। तो वही फिनोमिना जो पहले लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, उसको रीडिस्कवर हो गया वो एक तरह से। और फिर उसके ऊपर दोबारा से अब अच्छे से सेटअप तैयार किया, और स्ट्रीट ने जो ये घटना देखी तो उसके दिमाग ने कहा कि भाई, करंट के कारण मैग्नेटिक नीडल हिली, तो मैग्नेटिक नीडल पे तो केवल मैग्नेट फोर्स लगा सकती है, और यहाँ पर मैग्नेट जैसा कुछ भी नहीं है। हमने तो केवल स्विच ऑन किया और स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ और ये हिल डुल रही है, तो ज़रूर कुछ रिलेशन है करंट और मैग्नेटिज्म में, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई नाता है। फिर उन्होंने पूरे सेटअप के साथ अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इस प्रकार अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? एक कंपास ली, मैग्नेटिक नीडल ली, और बैटरी और वायर ली। अब क्या किया उन्होंने? सबसे पहले जो कंपास नीडल है वो पिवोटेड है, वो यानी घूम सकती है, वो रोटेट कर सकती है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये ऐसे घूम सकती है, ये फ्री है, फ्री टू रोटेट। और अब इस कंपास नीडल के ऊपर से एक वायर को ले जाया गया, और शुरुआत में कंपास नीडल भी इस दिशा में होती है, इस दिशा में,
और फिर घूम के इस दिशा में आ जाती है। यानी ये कंपास नीडल का साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। और किया क्या गया, ये कंपास नीडल है और इसके ऊपर वायर को रखा गया और साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाया गया, करंट को फ्लो करवाया गया। और क्या देखने को मिला, ये नीडल ऐसे हो गई, जो ये वाली नीडल थी ये इस तरफ हो गई। तो ये नॉर्थ, जो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये साउथ, ये नॉर्थ, तो ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट। तो जो नीडल इस तरफ थी वो इस दिशा में चली गई, इस दिशा में जाने का मतलब वेस्ट की तरफ वो घूम गई, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ टर्न कर गई, रोटेट कर गई। और ये बात हमने देखी, ये ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया किसने, ओरेस्टेड ने, कि जो नॉर्थ पोल है कंपास नीडल का वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब क्या किया, अब उन्होंने उल्टा किया। अब जो करंट है, अब बैटरी को देखो चेंज कर दिया, पहले बैटरी प्लस माइनस ऐसे थे, अब प्लस माइनस को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने पे क्या देखने को मिला, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो यानी कंपास नीडल तो अभी भी उसी दिशा में काम कर रही है, लेकिन जो ये वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी। तो क्या देखने को मिला, जो ये नॉर्थ पोल था ये इस तरफ घूम गया, यानी ऐसी पोजीशन हो गई। तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट, वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कंपास नीडल इस तरफ घूम गई ऐसे। तो ये हो गया आपका, ये यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये ईस्ट की तरफ घूम गई। तो बात समझ में आई कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में है, बिल्कुल कंपास के साउथ से नॉर्थ के लॉन्ग है करंट की डायरेक्शन, और वायर कंपास नीडल के ऊपर रखी हुई है, तो उस समय जो कंपास नीडल है वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। यानी जो भी आपने साउथ नॉर्थ लिया हुआ है कंपास का, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डायरेक्शन असाइन कर दीजिए, डायरेक्शन मान लीजिए, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप जिधर वेस्ट होगा उस वेस्ट की तरफ आपकी कंपास नीडल इस कंडीशन में डिफ्लेक्ट हो गई। और ये डायरेक्शन आपको पता ही है हमेशा कि कभी भी अगर आप नॉर्थ यहाँ लेते हैं, साउथ इधर लेते हैं, तो सोचिए आपका चेहरा इस तरफ मुंह करके आप खड़े हुए हैं, ठीक है ना, इस तरफ आपका चेहरा है। तो ये हाथ आपका क्या होगा, ये हाथ आपका हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट। तो अगर आपने नॉर्थ साउथ को घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, यानी नॉर्थ इस तरफ आ गया और ये साउथ, तो पूरा पूरा सेटअप घूम गया। तो ये भी घूम जाएगा, तो ईस्ट आ जाएगा नीचे और जो ये वेस्ट था ये घूम के आ जाएगा ऊपर। तो डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी, हमेशा याद रखना, नॉर्थ के राइट साइड में आपका ईस्ट होगा और लेफ्ट में वेस्ट होगा। और ये मान के चलना कि आपका जो चेहरा है, एक इंसान खड़ा है और वो नॉर्थ की तरफ अपने मुंह को किए हुए खड़ा हुआ है, तो उस इंसान का जो राइट हैंड है वो ईस्ट का काम करेगा और लेफ्ट हैंड वेस्ट का काम करेगा। तो ये एक नियम दिमाग में बैठा, ये बात हमें समझ में आई। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिली कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है और व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल, जब वायर को नीडल के ऊपर रखा जाता है और करंट साउथ से नॉर्थ दिशा में मूव करता है, तो जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेटिक नीडल का वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। और अगर आप करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दीजिए, सेटअप यही रहने दीजिए, कुछ नहीं चेंज करना, केवल बैटरी को उल्टा कर दो और करंट की डायरेक्शन बदल दो, तो आपको देखने को मिलेगा डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो जाता है। फिर आगे देखिए, अगर वायर को नीचे रख दिया जाए नीडल के और डायरेक्शन जो है वही रखी जाए जो आपकी क्या थी, साउथ टू नॉर्थ, तो भी डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाता है। वायर ऊपर है और करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में। वायर नीचे आ गई और करंट की डायरेक्शन अभी भी साउथ टू नॉर्थ है, तो डिफ्लेक्शन ईस्ट में होता है, तो रिवर्स हो गया। यानी तार नीचे आ गई तो भी डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाता है अगर करंट सेम रहे। सेकंड, आप करंट को अगर स्टॉप कर देते हैं फ्लो करवाना, तो मैग्नेटिक नीडल वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है। तो यानी एक बात समझ में आई कि जो कंपास है वो केवल एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो आपकी ईस्ट में भी डिफ्लेक्ट हो सकती है, वेस्ट में भी डिफ्लेक्ट हो सकती है। यानी एक तरह से यहाँ पर कंपास नीडल में हम हर तरफ का फोर्स देख सकते हैं केवल करंट के कारण। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी फोर्स बदल गया। तो बात समझ में नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रही कि अगर आप देखिए कोई मैग्नेट है, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है जो कंपास है, इसके पास अगर आप लोहे का पीस लेकर आओ, उसे ऊपर रखो नीचे रखो कहीं रखो, वो हमेशा लोहे के पीस की तरफ अट्रैक्ट होगी।
लेकिन लोहे का पीस वहीं रखे रखे और कुछ ऐसा हो जाए कि एक बार अट्रैक्ट और एक बार रिपेल, तो ऐसा लोहा नहीं करवा सकता, आयरन नहीं करवा सकता। ऐसा कौन करवा सकता है कि चीज़ वहीं की वहीं रखी रहे, बस उसको डायरेक्शन पलटी कर दो और आपको जो नीडल के साथ देखने को मिल रहा था डिफ्लेक्शन वो उल्टा हो जाए, तो ऐसा मैग्नेट करवा सकती है। यानी एक मैग्नेट के पास मैग्नेट रख दो, अगर मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ के पास नॉर्थ तो रिपल्सन होगा, नॉर्थ के पास उसी मैग्नेट को उल्टा रख दो पहले वाली। यानी ये सोचिए कंपास है, कंपास के पास एक मैग्नेट रख दो, उस मैग्नेट को इस तरह रख दो कि नॉर्थ के पास साउथ है तो वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब जो मैग्नेट आपके हाथ में है कंपास के पास रखी उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो यानी नॉर्थ के पास साउथ आ जाएगा तो अट्रैक्शन, और उल्टा कर दोगे साउथ के पास ये नॉर्थ के पास नॉर्थ आ जाएगा तो रिपल्सन। ये चीज़ आपको मैग्नेट में देखने को मिल सकती है और ऐसा यहाँ पे हो रहा है। हम वायर को वैसे के वैसे रखे हुए करंट की डायरेक्शन पलटी कर रहे हैं और आपकी जो कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन एक बार एक तरफ और अगली बार दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंपास ऐसे काम कर रही है जैसे किसी मैग्नेट के पास रखी हुई है और उस मैग्नेट को बार बार पलटी किया जा रहा है, एक बार एक दिशा में रखा जा रहा है फिर दूसरी दिशा में, और मैग्नेट को पलटी करते ही कंपास का डिफ्लेक्शन भी पलटी हो रहा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ से नतीजा निकला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, वो एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है। क्लियर? अब इसके लिए कुछ नियम बना दिया जी, डिफ्लेक्शन आपको याद रहे, तो एक है एम्पियर स्विमिंग रूल और एक है स्नो रूल। ठीक है, एक है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि आप ये मान लीजिए कि इंसान तैर रहा है, ठीक है, और इस तरह से तैर रहा है कि जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो तैरने लग रहा है, यानी जिस तरफ करंट जा रहा है उसी दिशा में उसका चेहरा है। ठीक है, तो ये कह लीजिए कि जैसे साउथ टू नॉर्थ करंट था तो उस इंसान का जो चेहरा है वो नॉर्थ पोल की तरफ है मैग्नेट के। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ की तरफ है। तो उस इंसान को जब वो तैर रहा है और तार अगर ऊपर है, कंपास के ऊपर से वायर गुजर रही है और करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। और अब इंसान तैर रहा है तो ये सोचिए, देखिए ये कंपास है साउथ नॉर्थ और ये वायर है, वायर में करंट भी साउथ टू नॉर्थ है, यानी बिल्कुल इसी दिशा में है साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट। अब एक इंसान तैर रहा है तो इंसान जो तैरेगा तो वो जब तैर रहा है तो वो भी बिल्कुल इसी दिशा में तैर रहा है जिधर करंट है। तो इस इंसान का ये वाला हाथ होगा राइट और ये वाला होगा लेफ्ट। तो आपको पता जब करंट इस दिशा में होगा तो ये नॉर्थ पोल की तरफ घूम गया, इस तरफ वेस्ट की तरफ, यानी ये नई पोजीशन होगी कंपास की, जिसको चलो दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पोजीशन होगी। तो ये अगर देखा जाए यहाँ पर एक इंसान मान लिया जाए तो उस इंसान के लिए ये कौन सा हाथ हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया। तो यानी लेफ्ट हैंड की तरफ आपका नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल था वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप याद रखिए कि हाँ, एम्पियर स्विंग रूल क्या कहता है, जिस दिशा में करंट है, करंट की डायरेक्शन में आप तैर रहे हैं और जो आपकी कंपास के ऊपर से वायर गुजर रही है, तो उस कंडीशन में जो आदमी का लेफ्ट हैंड होगा उस लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है और वायर ऊपर है। ये बात जरूर ध्यान रखना है। इससे आसान रूल है याद रखना, स्नो रूल। ठीक है, स्नो रूल देखिए, SNOW, स्नो का मतलब है साउथ टू नॉर्थ, यानी करंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ। ओ का मतलब ओवर, और साउथ टू नॉर्थ किस चीज़ का? कंपास का। तो इस कंपास के ओवर ऊपर है वायर, उस समय करंट की डायरेक्शन है, तो कंपास के ऊपर से गुजर रही है वायर और उस वायर में करंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ओ का मतलब यहाँ पे ओवर है, तो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ आपका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आप नियम याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई हुई है। तो ये कंपास और ये आदमी तैर रहा है और इधर ही करंट की डायरेक्शन है जिधर आदमी तैरने लग रहा है, तो इंसान का जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ डिफ्लेक्शन होगा नॉर्थ पोल का। नेक्स्ट आपका बायोट सावर्ट्स लॉ। अब अभी तक तो चलो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल गया, हाँ भाई, कि आपका कि ये जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है इसे बताने के लिए, यानी हम कोई फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या इसके लिए डेवलप कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, यहाँ
हाँ यस कर सकते हैं, और वो है बायोट सावर्ट्स लॉ। तो बायोट और सावर्ट ये दो इंसान हैं, इन दोनों ने मिलकर एक एक्सप्रेशन डिड्यूस किया, और वो एक्सप्रेशन का नाम ही है आपका बायोट सावर्ट्स लॉ, जो हमें क्या बताता है, जो हमें ये बताता है कि किसी करंट एलिमेंट के कारण, यानी करंट के किसी छोटे से टुकड़े के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, उसकी जानकारी हमें मिलती है इस लॉ से। तो ये है बायोट सावर्ट्स लॉ। तो देखिए करंट एलिमेंट क्या होता है भाई, जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर का कोई भी एक छोटे छोटे टुकड़ों से वो कंडक्टर बना हुआ है पूरा, तो कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए जिसमें से करंट गुजर रहा है, ठीक है, उस टुकड़े के लिए करंट कांस्टेंट अब मान के चलेंगे वैल्यू, तो वो जो टुकड़ा है उसका नाम रख दिया करंट एलिमेंट। तो ये दिखाया हुआ ये वायर है आपकी, और इस वायर में ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया यहाँ पे, तो ये बहुत सारे टुकड़े बन सकते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है ना। तो हमने ये वाला टुकड़ा ले लिया, तो ये टुकड़ा लिया DL, इसमें करंट है I, ठीक है, तो वायर है, तो ये पूरी वायर के अंदर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, I है, स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं, तो छोटा सा टुकड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B है, और छोटे के लिए हम आगे D लगा देते हैं, स्मॉल के लिए, तो DB क्या हो गया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ओके, तो XY हमारी पूरी वायर है। अब देखिए जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये समझिए, जिस दिशा में करंट होगा उसी के अलोंग करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इस छोटे से पोर्शन में से, इस छोटे से पोर्शन में करंट बिल्कुल सीधा चल रहा है ऊपर की तरफ, तो इसी दिशा में हमारे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, और इस करंट एलिमेंट को ओरिजिन मान के, इसको ओरिजिन मान के, तो जो इसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक और ले लो एक्सिस, तो ये Y एक्सिस कहलाएगा, ये X एक्सिस, और ये हो गया आपका ओरिजिन। तो ओरिजिन से जिस पॉइंट पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है वहाँ पर एक सीधी लाइन जोड़ दो, वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट की पोजीशन से आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए पॉइंट P का, जो भी आपका कंसीडर कर रहे हो आप पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर, तो वो पोजीशन वेक्टर आपका R, और पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में कितना एंगल है, उस एंगल का नाम है थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब जो बायोट सावर्ट्स लॉ है उसमें क्या देखने को मिला, तो पॉइंट P पर हम क्या रखते हैं, कंपास रखते हैं, और उस कंपास के जरिए हम पता लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो क्या देखने को मिला कि अगर हम जो ये करंट एलिमेंट है उसमें अगर करंट की वैल्यू को बढ़ा दें तो कंपास का डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अच्छा ओके, जो वायर का टुकड़ा हमने लिया है DL, करंट एलिमेंट छोटा लिया, उस DL को बड़ा ले लीजिए, तो भी कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, यानी वहाँ पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ गई, तो DB DL के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DL बढ़ेगा तो DB बढ़ेगा, DL घटेगा तो DB घटेगा। साइन थीटा ये हमने लिया एंगल, तो जो एंगल के साथ हमने रिलेशन देखी, हमने क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि जिस समय कंपास नीडल को हम बिल्कुल यहाँ रखते हैं इस पोजीशन पर, यानी ये एंगल 90 डिग्री कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर कंपास नीडल को रख देते हैं, यानी जिधर DL की डायरेक्शन है उसी के लॉन्ग, तो DL और पोजीशन वेक्टर सेम एक दूसरे के ऊपर आगे, ये दोनों की लाइन, और एंगल हो गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री एंगल होने पर डिफ्लेक्शन हो गया 0 मिनिमम। तो ऐसा कब हो सकता है कि थीटा 90 हो तो मैक्सिमम आंसर मिले, और 0 हो तो 0 आंसर मिले, तो ऐसा हो सकता है साइन थीटा के साथ, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो एंगल के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है DB की, और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा फंक्शन होना चाहिए, साइन फंक्शन, क्योंकि जो वेरिएशन देखने को मिल रही है एंगल के साथ वो साइन ही ऐसे करता है, 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और 0 पे 0 वैल्यू देता है। दूरी के साथ जो रिलेशन देखने को मिली वो इनवर्स स्क्वेयर लॉ फॉलो करता है ये, तो स्ट्रेंथ दूरी जैसे बढ़ती है तो स्क्वेयर के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ घटती है, दूरी का स्क्वेयर कीजिए, ठीक है, उस फैक्टर के अकॉर्डिंग घटती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वेयर के। ओके, सभी को कंबाइन कर दीजिए, इनको सभी को कंबाइन करा तो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय में R स्क्वेयर, ये आ गया फॉर्मूला। ओके, डायरेक्टली का साइन हटाए तो कांस्टेंट लगता है, और इस कांस्टेंट की जो यूनिट है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है वो आपके मीडियम पे डिपेंड करता है, कौन सा मीडियम है ऑब्जर्वेशन पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच में, और कौन सा आपने सिस्टम ऑफ यूनिट चूज़ किया है उन पर।
तो अगर आप SI सिस्टम यूज़ करते हैं और फ्री स्पेस है, यानी बीच में कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि इस वायर को पानी में डुबो रखा है, यहाँ पे इस पॉइंट P और इस करंट एलिमेंट के बीच में पानी भरा हुआ है, नहीं, यहाँ पे फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। तो उस कंडीशन में इस K की वैल्यू आपकी हो जाती है μ0/4 पाई, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या वेबर पर मीटर पर एम्पियर भी आप कह सकते हैं, ये आप आगे समझेंगे। μ0 एक कांस्टेंट है ये भी खुद, और इसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ SI यूनिट में क्या फॉर्मूला बन गया, आप K की वैल्यू रख दो μ0/4 पाई, तो K की जगह रख दिया तो μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r²। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया कंप्लीट, हमें डिड्यूस कर लिया हमने फॉर्मूला कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट P पर। तो इस इक्वेशन को आप ऊपर नीचे r से गुणा कर सकते हैं, तो ऊपर r आ जाएगा और नीचे r का क्यूब हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ना हमें, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा P है उस पर वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब यानी जो प्लेन है आपका, जो DL और जो P है, पोजीशन वेक्टर R, DL और R दोनों का जो प्लेन बना, तो देखो कुछ इस प्रकार, ये आपका DL मान लिया इधर और ये था R, तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, तो इन दोनों को जोड़ के एक एरिया आप बना सकते हैं ना, तो ये एक आपका रोम्बस या रेक्टेंगल आप बना सकते हैं। तो ये R है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया बना, इस एरिया के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी या तो इसके अंदर, अंदर को क्रॉस से दिखाएंगे, या इससे बाहर निकलता हुआ डॉट, तो इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे, क्लियर। तो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर है DL और R, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आपको आंसर देगी तीसरा वेक्टर, क्योंकि DL भी वेक्टर है, R भी आपका पोजीशन वेक्टर है, तो दो वेक्टर की गुणा कीजिए, या दो वेक्टर के कारण तीसरा वेक्टर मिले और उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी जो प्रोडक्ट हमने पढ़ी है उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो DB है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, और DL और R जो है आपका, तो आपको पता है A क्रॉस B को AB साइन थीटा लिखते हैं, तो DL R साइन थीटा, तो ये A हो गया, ये B हो गया, तो A क्रॉस B, ओके। तो DB की डायरेक्शन आप दे सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो वो आपको पता ही है, ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो इस प्रकार आप कंप्लीट बायोट-सावर्ट्स लॉ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। और डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी DB की, जो भी प्लेन बनेगा DL और R का, उस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इनटू द प्लेन होगी या आउट ऑफ द प्लेन होगी। इनटू होगी तो उसे क्रॉस से सर्कल कर देंगे, और आउट होगी तो डॉट्स को एनसर्कल कर देंगे। अब अगर देखिए स्पेशल केस लगाएं, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो DB 0 हो जाता है, ठीक है, जो मैंने बताया था। जिस दिशा में DL है उस DL की जो एक्सिस बनेगी, उस एक्सिस के ऊपर ही अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट P है, जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 मिलेगा। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा 1, तो DB मैक्सिमम हो जाएगा। और ऐसा जो आपका ये प्लेन बनेगा DL और R का, ठीक है ना, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि DL और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए जिस समय, तो इस तरह से पॉइंट P लीजिए कि DL और वो जो पॉइंट P है, दोनों का पोजीशन वेक्टर और DL एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। तो ये बता भी रखा है मैक्सिमम द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज मैक्सिमम इन ए प्लेन पासिंग थ्रू द एलिमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। आगे बात समझ में, तो तब मैक्सिमम होगा जो करंट एलिमेंट जिस प्लेन में है, और जो इसका एक्सिस बनेगा करंट एलिमेंट का, उसके परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट है आपका वहाँ पर। तो आप SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। तो टेस्ला, जो कि निकोला टेस्ला थे, इन्वेंटर साइंटिस्ट थे, इनके ऊपर, इनके सम्मान के लिए हमने यूनिट बनाई मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। तो 1 टेस्ला क्या होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो DB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। साइन थीटा 90 डिग्री कर दीजिए ताकि मैक्सिमम वैल्यू मिले, आपको 1 वैल्यू मिले। R1 कर दीजिए 1 मीटर, I 1 एम्पेयर ले लीजिए, DL 1 मीटर ले लीजिए, तो सारी चीज़, ये सारी चीज़ होगी 1। ये रह गया DB बराबर μ0/4 पाई, और μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, ठीक है ना। तो 10⁻⁻7। अब आपको पता है कि हमें तो 1 टेस्ला को डिफाइन करना है, तो 10⁻, DB इज इक्वल टू 10⁻7 टेस्ला आ गया। जो भी ये यूनिट्स है जितनी भी बनी उन सबको हमने नाम दे दिया टेस्ला।
हमें 1 टेस्ला चाहिए तो इसको कितने से गुणा कर दें, तो इसको 10 की पावर प्लस की 7 से गुणा कर दो, ताकि ये दोनों कट के आंसर बचे 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला क्या होता है भाई, 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। जो 1 मीटर लंबी वायर है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और उससे परपेंडिकुलरली 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका 10 की पावर 7 गुना कर दीजिए, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला कहलाएगा। तो बच्चों आज यहीं तक करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ व्हाट्सअप कीजिए, शेयर कीजिए, या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।